In this video, we will started the sutures and suture materials. Suture क्या होता है? Sutures stand for the medical material thread-like that is used by the surgeons to hold the tissues together after an injury or a surgery until the wound heals. Sutures क्या है? एक thread-like का एक material होता है जो surgeons use करते हैं किसी भी साइट को क्या है हील करने के लिए, उन टिश्यूज को होल्ड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एब्डोमेन का ऑपरेशन किया है, उसको एब्डोमेन को हमने ऐसे कट किया है, तो उसको आफ्टर द सर्जरी उस कट को क्या है टिश्यू, उस कटिंग के टिश्यू को क्या है बंद करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, उस इंजरी को हील करने के लिए हम क्या है उन दोनों सरफेस की स्किन को क्या है एक साथ ज्वाइन करेंगे. देन उसमें क्या है टांके लगाएंगे, जैसे सुई धागे यूज करते हैं ना, सिलते हैं, ऐसे ही थ्रेड से क्या है सिलेंगे. जो थ्रेड है उसको हम बोलते हैं सूचर और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सूचरिंग. ठीक है, तो जो सूचर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल. एब्जॉर्बेबल वो होते हैं जो बॉडी के अंदर ही अपने आप वो घुल जाते हैं, उनको निकालने की जरूरत नहीं होती उन टांकों को, तो डिजोल्व इनसाइड द बॉडी. नॉन एब्जॉर्बेबल जिनको क्या है डिजोल्व नहीं हो सकते वो, तो उनको क्या है सर्जरी के बाद कुछ महीने बाद उसको क्या है रिमूव किया जाता है उन टांकों को. दैट इज कॉल्ड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. नेक्स्ट, पर्पस क्या है सूचर्स का? वुंड को क्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं, सर्जिकल इंसिजन्स के लिए. देन स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यदि कोई ब्लड वेसल्स टूट गई है उसको ज्वाइन करने के लिए. देन अप्रोक्सीमेट द टिश्यूज, वुंड एजेस को एक साथ ज्वाइन करने के लिए. देन सपोर्ट द हीलिंग एंड द रिड्यूस द स्कार फॉर्मेशन. नाउ वी गो फॉर द क्वालिटीज. कैसे कैसे क्वालिटीज होती है सूचर्स की? सूचर्स क्या है, नॉन टॉक्सिक होता है, वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता, और हाइपो एलर्जिक होता है. ये इजी टू हैंडल होता है एंड नॉट सिक्योरली. मिनिमल टिश्यूज रिएक्शंस, एडिक्वेट टेंसिल स्ट्रेंथ until the healing occur, and sterile inexpensive. टाइप ऑफ सूचर्स. सूचर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के सूचर्स होते हैं, बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेबिलिटीज, कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे दो तरह के सूचर्स होते हैं, दैट इज एब्जॉर्बेबल एंड सेकंड क्या है नॉन एब्जॉर्बेबल. एब्जॉर्बेबल सूचर्स वो सूचर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर टूट जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं जब हाइड्रोस्टैटिक एक्शंस होते हैं या फिर एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं. उनके थ्रू क्या है वो जो सूचर्स है वो टूट जाते हैं बॉडी के अंदर एंड क्या है डिजोल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है एब्जॉर्बेबल सूचर्स को. एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या है, दो तरह के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल, जो कि हमको नेचुरली मिल जाते हैं, एंड देन सिंथेटिक्स, जो कि क्या है आर्टिफिशियली उनको बनाया जाता है. नेचुरल जैसे कि कैटगट, ठीक है, कोलेजन हो गया, कैटगट हो गया, दैट इज अ नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर्स. जो सिंथेटिक सूचर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डेक्सोन हो गया, विक्राइल हो गया, या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये सारे क्या है सिंथेटिक है जो हम बनाते हैं उन सूचर्स को इन मटेरियल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक. ठीक है, सो एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं? those these are broken down in the body by the enzymatic and hydrolytic actions, so they do not need to remove. उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, वो बॉडी के अंदर हाइड्रोलाइटिक एक्शंस और एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू क्या है बॉडी के अंदर टूट जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं. नेचुरल कैटगट और कोलेजन हो गया. देन सिंथेटिक में क्या है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको हम डेक्सोन बोलते हैं, पॉलीग्लैक्टिक जिसको हम विक्राइल बोलते हैं, देन पॉलीडेक्सोनोन, पीडीएस एंड पॉलीग्लाइकोनेज. ये हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स के एग्जाम्पल हो गए हैं. यूज क्या क्या है इसको? इंटरनल टिश्यूज में हम यूज कर सकते हैं. अगर इंटरनल टिश्यू इंजरी हुई है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इस सूचर्स का हेल्प लेते हैं. देन गेस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक के लिए, यूरिनरी ट्रैक, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरीज, इन सब के लिए क्या है हम इस वाले सूचर्स को, जो कि एब्जॉर्बेबल सूचर है, उनका यूज करते हैं. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, उनको रिमूव करने की जरूरत होती है, एक्सेप्ट द स्पेशल इंटरनल यूज, एक्सेप्ट द कार्डियोवेस्कुलर. जो कार्डियोवेस्कुलर में जो सूचर्स लगाए जाते हैं उसके अलावा बाकी सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स है उनको क्या है रिमूव करने की जरूरत होती है. ये भी दो तरह से डिवाइडेड है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल जैसे कि सिल्क, लिनन, कॉटन, मेटल वायर एंड मेटल क्लिप से मिलके बने हुए होते हैं. देन सिंथेटिक में नायलॉन,
पॉलीप्रोपेलाइन, टेक्रॉन, स्टेनलेस स्टील्स, ये हमारे सिंथेटिक होते हैं। इनकी यूज क्या है? स्किन क्लोजर के लिए, वेस्कुलर इंजरी, टेंडन एंड रिपेयर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए। ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें कि हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था एब्जॉर्बेबिलिटीज पे, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है। सेकेंड हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके मटेरियल पे कि वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की दो तरह से होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में भी दो फर्दर में डिवाइडेड है, दैट इज एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो कि क्या है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज कैटगट एंड कोलेजन। और नॉन एब्जॉर्बेबल दैट इज सिल्क, लिनन, कॉटन, मेटल वायर्स। Synthetics, absorbable, vicryl, Dexone, PDS, non-absorbable, nylon, Pollen, and Dexone, and stainless steel. That is an example of the synthetic. Here we go for the third classification, which is based on the filament structure. फिलामेंट स्ट्रक्चर्स मतलब मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तब हम इसके मटेरियल्स के नाम पढ़ेंगे। जो मोनोफिलामेंट्स होते हैं वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन मल्टीफिलामेंट क्या है, मल्टीपल स्ट्रैंड होते हैं और वो एक साथ क्या है, ट्विस्टेड होते हैं। जो मोनोफिलामेंट है उनका जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है। और क्या है, जैसे कि किसी को टिश्यू ड्रैग करना हो, टिश्यू ड्रैग करना है, उसको कम करना है या ट्रॉमा को कम करना है, तो उस सरफेस टेक्सचर्स के लिए क्या है, मोनोफिलामेंट को यूज करते हैं। ठीक है। जो जो पिलाएबिलिटी की यदि हम बात करें तो मोनोफिलामेंट्स में क्या है, पिलाएबिलिटी लेस पिलाएबल होता है, और मल्टी फिलामेंट में क्या है, मोर पिलाएबल होता है। देन इन्फेक्शन रिस्क की बात करें तो जो मोनोफिलामेंट्स है उसमें क्या है, बहुत कम चांसेस होते हैं, रिस्क लो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। देन मल्टी फिलामेंट्स में ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। ठीक है। ये इज अ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोफिलामेंट जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, स्मूथ, लेस टिश्यू ड्राइव एंड रेस्ट्रिक्ट द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन। ठीक है। मतलब लेस इन्फेक्शन के लिए रिस्क होते हैं इसके, और टिश्यू ड्राइव करने के लिए इसके रहता है, स्मूथ सरफेस होता है इसका। ये हार्डर टू हैंडल होता है बट लेस नॉट सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिन, पीडीएस, माइक्रो, मोनोक्राइल, स्टेनलेस स्टील्स, ये मोनोफिलामेंट्स है। मल्टीफिलामेंट्स में क्या है, जो ब्रेडेड है, ट्विस्टेड होते हैं, मतलब मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन वो आपस में क्या है, ट्विस्टेड होते हैं। बेटर नोड सिक्योरिटीज होती है, इजीली टू हैंडल होता है, बट क्या है, इन्फेक्शन रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसमें, और टिश्यू ड्रैग भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्क, कॉटन, लिनन एंड विक्राइल, डेक्सोन। तो इन दोनों में डिफरेंस आप ये पढ़ लेना। देन नेचुरल सिंथेटिक में डिफरेंस पढ़ लेना कि नेचुरल क्या है, जो कि क्या है, नेचुरली अकर मटेरियल्स है। सिंथेटिक जो कि हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ये जनरली बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि कैटगट कभी भी कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता, बायोडिग्रेडेबल होता है। ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। ये क्या, हायर हायर टिश्यू रिएक्शंस ड्यू टू द नेचुरल प्रोटीन्स। नेचुरल प्रोटीन की वजह से ये हायर टिश्यू रिएक्शन करते हैं, ये लो टिश्यू रिएक्शन करते हैं, बिकॉज ये बायो कंपेरेबल होते हैं। गुड हैंडलिंग एंड नॉट सिक्योरिटी होती है। इसमें क्या, वेरिएबल जनरल गुड हैंडलिंग भी होती है, कुछ टाइप की क्या है, हाई वो भी होती है। मतलब इसमें क्या है, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कुछ हैंडलिंग करने के लिए इजीली होते हैं, लेकिन कुछ को क्या है, बैडली हैंडल किया जाता है और नॉट सिक्योरिटीज नहीं होती है। तो ये सारे डिफरेंस आप पढ़ लेना। देन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल में डिफरेंस पढ़ लेना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप पढ़ लोगे डिफरेंस तो आपको इजीली पता चल जाएगा। एब्जॉर्बेबल क्या है, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्रेक डाउन होने के बाद। एंड आफ्टर दैट क्या है, उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल को क्या है, हमको क्या बोलते हैं, रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर। ये जो जनरली हाई टिश्यू रिएक्शंस कॉज करते हैं एब्जॉर्बेबल, एंड नॉन एब्जॉर्बेबल क्या लो टिश्यू रिएक्शंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम पूरा ओवरऑल समरी देखें कि सूचर्स मटेरियल कैसे कैसे मिलके बने हुए होते हैं। जो सूचर्स मटेरियल है वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। जो एब्जॉर्बेबल होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो मोनोफिलामेंट्स भी होते हैं और मल्टीफिलामेंट्स भी होते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक्स है वो भी मोनोफिलामेंट्स होते हैं, मल्टीफिलामेंट्स होते हैं। मतलब ये तीनों ही कैटेगरीज जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। ऐसे नॉन एब्जॉर्बेबल का नेचुरल, सिंथेटिक, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट। ठीक है। इक्विपमेंट ऑफ ओटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। Here we go for the disinfectant and the sterilization of equipment.
हालांकि ये जो टॉपिक है इससे एक स्पेसिफिक यूनिट है इन द इन्फेक्शन कंट्रोल, यूनिट 4, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। शायद 2 लेक्चर्स पे मैंने कवर करवाया है। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में आपको समझा दूंगी। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट एंड द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट क्या है, गंदे होते हैं, जिनको हम यूज करना होता है सर्जरी के दौरान स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करके, तो हम उन इक्विपमेंट्स को पहले क्लीनिंग करते हैं। जो डस्ट हमको दिख रहा है उससे पहले क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद क्या है, उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। आफ्टर द डिसइंफेक्शन फिर हम उसको क्या है, स्टेराइजेशन करते हैं। फिर देन उसको क्या है, यूज में लेते हैं। फिर आफ्टर द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट फिर से हम क्लीनिंग करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे एंड स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो इट मीन्स before the using and after the use we have to do the equipment disinfection and the sterilization. So what is the processes, वो सब हम पढ़ेंगे। तो मेडिकल इक्विपमेंट कैन कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉज इन्फेक्शन। मतलब जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको हम यूज करते हैं, वो रेंडमली हॉस्पिटल के अंदर रखे रहते हैं। तो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, तो उस वो क्या है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उनको किल करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, equipment must be cleaned, disinfectant and sterilization depending on its use and risk of contamination. जितना रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन है, कितना डिपेंड करता है कि कितना हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो उसी हिसाब से स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट का टेक्निक का यूज करेंगे और इसको क्या है, क्लीन करेंगे इक्विपमेंट को। सो बिफोर द डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग करेंगे हम उस इंस्ट्रूमेंट की। जो भी फिजिकल रिमूव कर सकते हैं उस डर्ट को वो करेंगे। देन ऑर्गेनिक मटेरियल, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग द वाटर, डिटर्जेंट एंड एंजाइम्स का यूज करके उसको क्या है, किल करेंगे। फिर आफ्टर दैट डिसइंफेक्टेंट करेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द मेनी और ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द स्पोर्स यूजुअली यूजिंग द केमिकल्स। मतलब केमिकल्स का यूज करके उसको क्लीन करेंगे। उसमें क्या है, ऑलमोस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस क्या है, किल हो जाएंगे, लेकिन जो स्पोर्स है वो किल नहीं हो पाएंगे। तो उसको किल करने के लिए हम स्टेराइजेशन प्रोसेस करेंगे। आफ्टर आफ्टर द डिसइंफेक्टेंट वी हैव टू गो फॉर द स्टेराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एलिमिनेट कर देते हैं उस इक्विपमेंट से हर एक फॉर्म के माइक्रोबियल लाइफ को, इंक्लूडिंग द स्पोर्स। यानी कि डिसइंफेक्टेंट से क्या है, हम बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, सबको हम क्या किल कर सकते हैं। स्टेराइजेशन से जो डिसइंफेक्टेंट से हम किल नहीं कर पा रहे वो हम स्टेराइजेशन से कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्स को, बैक्टीरियल स्पोर्स को, है ना। नेक्स्ट वी गॉट द स्प्लाउजिंग क्लासिफिकेशन। स्प्लाउजिंग क्लासिफिकेशन क्या है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो जितना ज्यादा इन्फेक्टेड रिस्क होगा जिस इक्विपमेंट का, तो उसको उस हिसाब से क्या है, क्लीनिंग करना है। तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल। तो उस आइटम्स को ऐसे कैटेगराइज किया है जो कि क्रिटिकल है, जो कि क्या है, हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बॉडी कैविटीज के, ब्लड स्ट्रीम के, है ना। तो उसको क्रिटिकल आइटम्स में रखा है। तो इसको क्लीनिंग करने के लिए हम पहले क्लीनिंग करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, देन स्टेराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कैथेटर हो गया, इम्प्लांट्स हो गए, तो उन सबको क्या है, स्टेराइज करेंगे, ठीक है। देन क्या है, सेमी क्रिटिकल्स, जो कि क्या है, जो क्रिटिकल्स थे उन आइटम्स से थोड़ा सा कम डिसइंफेक्टेंट होते हैं, लेकिन वो सेमी क्रिटिकल होते हैं हम। तो ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स, जो कि क्या है, बॉडी के इंटेक्ट में नहीं बल्कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के इंटेक्ट में आते हैं, और वो क्या है, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो उनको क्या है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन की जरूरत है क्लीनिंग के लिए। जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, रेस्पिरेटरी थेरेपी हो गया, इक्विपमेंट हो गए, तो ये सब क्या है, डिसइंफेक्ट करना है, लेकिन हाईली डिसइंफेक्ट करना है क्लीनिंग के लिए। नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट, जो कि मतलब इतने ज्यादा कंटेमिनेटेड नहीं होते, बस हमारी बॉडी के टच में होते हैं, जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, फर्नीचर हो गया, बीपी कफ हो गया। तो इस सब के स्किन के इंटेक्ट में होते हैं, बस कॉन्टेक्ट में होते हैं, और वैसे कोई कंटेमिनेटेड नहीं होता। तो ज्यादा इनको हाई लेवल पे क्या है, क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, बस नॉर्मल डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, यानी कि सैनिटाइज कर दो, बट दैट इज एनफ, ठीक है। तो हमने ब्राउजिंग आइटम्स पढ़ लिया। देन हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं डिसइंफेक्टेंट के। तो सबसे पहले क्या, केमिकल मेथड, जिसके अंदर हम अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल क्या है, 70% आइसोप्रोपाइल इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है अल्कोहल के अंदर, जो कि थर्मामीटर को, स्टेथोस्कोप्स को, वाइल्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। देन सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, स्पिलेज मैनेजमेंट के लिए।
जैसे कि किसी भी सरफेस पे क्या है, ब्लड गिर गया है, तो उसको जो स्पिल हुआ है ब्लड, उसको क्लीन करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे। हमको लिनन के ऊपर क्या है, ब्लड का स्टेन लग गया है, तो उसको क्लीन करना है, तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सो नेक्स्ट क्या है, फिनोलिक, जो कि एनवायरमेंट सरफेस को, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लूटरल्डिहाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है कि एंडोस्कोपी को हम किससे क्या है क्लीन करेंगे, किससे डिसइंफेक्टेंट करेंगे हम हाई लेवल पे, तो दैट इज द ग्लूटरल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि सरफेस और इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करता है। फिजिकल मेथड्स क्या है, जैसे बॉइलिंग, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ स्टेराइजेशन। अभी हमने मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट पढ़ा था, अब हम स्टेराइजेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हॉट एयर ओवन, क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग, ये सब आते हैं। तो फिजिकल मेथड्स के अंदर आता है स्टीम स्टेराइजेशन, जिसको हम बाहर से क्लीन करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज ऑटोक्लेविंग। देन क्या है, ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन यूज किया जाता है, जैसे ग्लास वगैरह को, ऑयल को, पाउडर को क्लीन करने के लिए। देन रेडिएशंस का भी यूज किया जाता है स्टेराइल करने के लिए, फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ द आइटम्स एंड द सरफेस। आफ्टर दैट क्या है, हम केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, हीट मॉइस्चर्स का यूज करते हैं क्लीन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स क्या क्या है इसको क्लीन करने के। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोई भी कंटेमिनेट है तो उसको क्लीन करेंगे, देन डिसइंफेक्टेंट स्टेरल करेंगे, देन उसको स्टोरेज करेंगे। क्या है कि पहले क्लीनिंग करते हैं, देन डिसइंफेक्टेंट स्टेराइल करते हैं, देन आफ्टर दैट क्या है, स्टोरेज करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, पहले उसके ऊपर जो डिब्रेस है, डेड डेड टिश्यूज है, या फिर कोई भी डस्ट है, उसको क्या है, रिमूव करेंगे। देन आफ्टर दैट क्या है, उसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो क्लासिफिकेशन था, जो भी हमने स्काउस मेथड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर दैट क्या है, स्टेराइजेशन करेंगे, फिर देन उसको प्रॉपरली स्टोर करेंगे, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर पैकेजिंग करके, जिसकी वजह से मॉइस्चर या डस्ट ना आ पाए और बैक्टीरिया की ग्रो ना हो अगेन। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सेट फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स की जो भी सेट ऑफ प्रिपरेशंस हैं, जो भी हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्या है, द सर्जन एंड द इन असिस्टेंट फॉर द सर्जरी, द स्क्रब नर्स एज वेल एज द पेशेंट मस्ट हैव टू प्री ऑपरेटिव सर्जिकल स्क्रब। तो जो सर्जन है, असिस्टेंट्स है, और असिस्टेंट है जो सर्जरी करते हैं, स्क्रब नर्स है, और पेशेंट है, उन सबको क्या है, ऑपरेशन से पहले क्या है, सर्जिकल स्क्रब करना पड़ता है, हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो कि ग्रो हो रहे हैं हाथ में, वो सारे क्या है, किल हो सकें। देन आफ्टर दैट क्या है, पेशेंट मस्ट आल्सो बी कवर्ड विद अ स्टेराइल लिनन। जो पेशेंट है उसको क्या है, स्टेराइल लिनन के साथ क्या है, कवर करते हैं। पेशेंट को लेने से कवर कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे इंसिजन साइट होनी है उसको क्या है, खाली छोड़ देंगे। देन द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द पेशेंट स्किन प्रिपरेशन बाय द डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। इट मीन्स इसमें ये बता रखा है कि जो पेशेंट है उसको स्टेराइल लिनन से कवर कर देंगे, और जहाँ पर इंसिजन होना है, जहाँ सर्जरी होनी है, उस साइड को क्या है, ओपन रखेंगे। एंड आफ्टर दैट क्या है, उस स्किन को प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए। अगर उनको एब्डोमेन की सर्जरी करनी है तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले हेयर को रिमूव करेंगे, देन उस एरिया को क्या है, क्लीन करेंगे स्वैब से, एंड देन बीटाडीन से हम उसको क्या है, क्लीन करेंगे प्रॉपरली। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि सर्जरी के प्रोसेस से पहले क्या है, हैंड स्क्रब किया जाता है। जो भी असिस्टेंट्स है, डॉक्टर्स है, या फिर क्या बोलते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, उन सबको क्या है, सर्जिकल स्टेप को फॉलो करना है सबसे पहले। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, पेशेंट को स्टेराइल लिनन से क्या है, कवर करना है। थर्ड, जो इंसिजन साइट है उसको हमेशा ओपन रखना है। देन नेक्स्ट क्या है, उसकी स्किन को क्या है, प्रिपेयर करना है। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, स्किन की प्रिपरेशन करेंगे। बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर हमको क्या है, ऑपरेशन साइट को प्रॉपरली क्लीन करना है। स्किन की प्रिपरेशन करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, जिस भी एरिया पे क्या है, सर्जरी होनी है। तो मेन एम क्या है स्किन की प्रिपरेशन का, सबसे पहले क्या है, जो भी डेड है, डेड चीज है, डस्ट है, उस सबको क्या है, रिमूव करना है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाएंगे। देन क्या है, मिनिमम रिस्क ऑफ द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जो भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो, इसी वजह से पहले स्किन की प्रिपरेशन करेंगे। देन क्या है, पूरा क्लीन करेंगे स्टेराइल टेक्निक का यूज करके। देन प्रिपरेशन में क्या है, पहले हेयर रिमूव करेंगे उस एरिया पे जिधर सर्जरी होनी है। तो डन विद क्लिपर्स, डिप्लीलेटरी क्रीम्स जस्ट बिफोर द सर्जरी, एंड रेजर्स आर अवॉइडेड। रेजर्स को क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज अगर हम सर्जरी से पहले रेजर्स यूज करेंगे, अगर कट हो गया
तो क्या है, उस कट पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस क्या है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे उस कट एरिया पे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अवॉइड द रेजर्स बिफोर द सर्जरी फॉर द स्किन रिमूवल। तो नेक्स्ट क्या है, क्लींजिंग द मेथड, क्लींजिंग मेथड यूज करेंगे बिफोर फ्रॉम द प्लांट इंसिजन साइट को प्लान करने से पहले, बिगिन करने से पहले क्या है, वर्क इन द सर्कुलर मोशन एंड आउटवर्ड टू पेरिफेरी। जो हम स्किन को क्लीन करेंगे तो सर्कुलर मोशन में पहले सेंटर से देन पेरीफेरी पे ऐसे करके हम क्लीनिंग शुरू करेंगे एक नए स्वैब के साथ। ईच सर्कल, हर एक सर्कल के लिए एक नया स्वैब यूज करेंगे। जैसे कि ये इंसिजन साइट है हमारी, ठीक है, इधर हमको सर्जरी करनी है, तो हम कैसे क्लीन करेंगे, तो हम ऐसे कर दिया एक बार, तो वो स्वैब डस्ट के लिए डाल दिया। देन नेक्स्ट दूसरा स्वैब लिया, उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे रब किया। देन हमने तीसरा लिया, देन ऐसे किया, देन हमने फोर्थ लिया, ऐसे किया। तो बस एक बार एक स्वैब से वर्क करना है, देन उसको क्या है, डिस्कार्ड कर देना है। मल्टीपल टाइम्स एक स्वैब से क्या है, क्लीन नहीं करना। क्लीनिंग क्या है, हमको सर्कुलर मोशन में ही करनी है, इनवर्ड से आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड से पेरिफेरी तक, ठीक है। देन क्या है, एंटीसेप्टिक एंड एप्लीकेशंस, मतलब फिर हमको कॉमन एजेंट्स का यूज करके क्लीनिंग करनी है उस एरिया के पोविडेंट आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर क्लोरहेक्सिडीन ग्लाइकोनेट से। अलाउ करना है एयर ड्राई कम्प्लीटली एंड प्रिवेंट द बर्न अंडर द थेरेपी, ठीक है, ये सब कुछ फॉलो करना है। देन कवरेज क्या है, प्रिपेयर द लार्ज एरिया बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड इंसिजन, जहाँ पर इंसिजन करना है उस एरिया, उस लार्ज एरिया को क्या है, कवर करना है। एंश्योर द फ्लेक्सिबिलिटीज इफ इंसिजन मस्ट बी एक्सटेंडेड, अगर इंसिजन एक्सटेंड हो गया है, जहाँ पे सर्जरी करनी है वो इंसिजन साइड एक्सटेंड हो गया है, तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करना है। बिकॉज हमने क्या है, जब हमारा, हमको इधर की तरफ इंसिजन लगाना था सर्जरी के दौरान, लेकिन हमने जो क्लीनिंग की है वो इस एरिया पे की है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल हो गया है। आप किसने भी एरिया पे क्या है, इंसिजन साइड को एक्सटेंड कर सकते हो। वी हैव टू क्लीन ऑल ओवर द एरिया अराउंड द इंसिजन साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन, trim preparation, hair readily supported for the growth of microorganisms. The skin at and around the incision site are trimmed immediately prior to the surgery. जो हेयर है उधर क्या है, बहुत मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो करते हैं। तो जिधर इंसिजन साइट है उस स्किन को और उस एरिया के अराउंड जितना भी एरिया है उधर क्या है, हमको ट्रिम करना है उन हेयर को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो सर्जरी से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्किन सर्जरी में सबसे पहले कौन सी प्रिपरेशन किया, हमने स्किन की प्रिपरेशन की। स्किन प्रिपरेशन के अंदर हमने हेयर रिमूव किया, उसको क्लीन किया एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, देन ट्रिमिंग की। उसमें हमको रेजर अवॉइड करना है। देन सेकंड क्या है, आई, नेवर सेव एंड ट्रिम द आईब्रोज, ठीक है, एंड आई लैशेस। यूज सॉफ्ट कॉटन बॉल्स का यूज करना है, जिसकी वजह से क्या है, क्या बोलते हैं, इरिटेशंस ना हो आईज में। और हमेशा इरिगेट करना है, मतलब क्लीनिंग करनी है इनर टू आउटर कैंथस, अंदर वाले कैंथस से आउटर कैंथस में क्या है, उसको क्लीन करना है। यूज नॉन इरिटेटिंग एंटीसेप्टिक एजेंट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशंस ना हो आईज में और कोई भी साइड इफेक्ट शो ना हो। देन ईयर की क्लीनिंग करनी है, जिसमें हमको क्या है, कॉटन ट्रिप से क्या है, क्लीन पूल करना है। देन क्या है, प्रिवेंट करना है कोई भी कूलिंग सोल्यूशंस इन द ईयर कैनाल। देन फेस की क्लीनिंग करनी है, स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड। देन जनरल एयर वे को पेटेंट करना है स्टेराइल ग्लव से, देन स्टेराइल टॉवल से क्या है, ऑलवेज यूज करनी है। देन ड्रेपिंग, स्टेरल शीट से क्या है, पेशेंट को कवर कर देना है एंड लीव करना है इंसिजन साइट को एक्सपोज, मतलब खुला हुआ रखना है इंसिजन साइट को, और रेस्ट ऑफ द पेशेंट को क्या है, स्टेरल शीट से कवर कर देना, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द सर्जिकल। सर्जिकल प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या हमको प्रिपेयर करना है पेशेंट के अंदर, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। Here we go for the scrubbing procedures. This will be discussed in another lecture.